So welcome back to my channel, and in this particular video we will cover the subject code DBCS183, which is regarding what? Which is regarding tools and techniques in biochemistry. This is the course code which comes in the second year in the course BSc Biochemistry, right? तो चलते हैं आगे और देखते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है। जैसे पहला इसमें देख रखा है, ये बेसिकली है क्या, गैस पेपर है। और इस गैस पेपर की जो PDF है उसको मैं अपलोड कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे एज वेल एज मेरे व्हाट्सएप चैनल पे। सो एनी वन ऑफ यू दैट वांट द PDF शुड जॉइन द चैनल इन द गिवन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, राइट। एंड अगर कोई भी फर्दर डाउट्स वगैरह हो तो आप मेरे से चैट सेक्शन में पूछ सकते हो ईजिली। इससे पहले यहाँ पे हमारे को दे रखी कुछ डेफिनेशन के बारे में, तो उसके बारे में देखते हैं। जो ये गैस पेपर इससे कई बार क्वेश्चन रिपीट होते भी हैं और हर बार हुए हैं। जितने भी पहले एग्जाम थे उसमें से क्वेश्चन आए ही आए हैं। 70 to 80% इसमें क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपके लिए करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वन शॉट वीडियो रहेगी, इसके अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 मिनट्स टू 1 आवर के अंदर मैं सब कुछ कवर करूँगा विद डिटेल्ड डिटेल्ड डिस्कशन। अगर कहीं पे जहाँ पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे ज़्यादा डिटेल में अच्छे से बता दूँगा। चलते आगे। पहले पूछ रहा है डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, डिफ़ाइन करो। क्या डिफ़ाइन करो, डिस्टिल्ड वाटर डिफ़ाइन करो। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखते हैं लिखा क्या, पहले तो उसको देखते हैं, उसको मैं डिकोड करूँगा। बोल रहा है क्या, डिस्टिल्ड वाटर इज़ प्योर वाटर। अच्छा, डिस्टिल्ड वाटर बताता हूँ एक्चुअल में क्या होता है। डिस्टिल्ड वाटर जो पानी AC से निकलता है उसको हम डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं कई बार। हाँ, वो डिस्टिल्ड वाटर होता है, बट वो एकदम प्योर हम उसको शायद नहीं कह सकते, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर के अंदर क्या है, डिस्टिल्ड वाटर के अंदर कोई भी डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटी नहीं होगी। क्या नहीं होगी? कोई भी डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटी नहीं होगी। डिस्टिल्ड वाटर का मतलब होगा सिर्फ और सिर्फ H2O, सिर्फ H2O यानी कि पानी। इसके अलावा कुछ भी ना हो। इसके अलावा क्या हो? कुछ भी, कोई भी मिनरल्स ना हो, कोई भी डिजॉल्व सॉल्ट ना हो, कोई भी मेटल्स ना हो, कोई भी आयंस ना हो। ठीक है, जो कि कैसे होता है, जो कि बार बार प्यूरीफाई करने से होता है। डिस्टिल्ड वाटर इज अ प्योर वाटर दैट हैज़ बीन प्यूरीफाइड बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। किसकी हेल्प से? डिस्टिलेशन की हेल्प से। डिस्टिलेशन कैसे करते हैं हम? उसको उबालते हैं तो पानी की जो भाप उड़ती है उसके साथ वो मिनरल्स तोड़ेंगे नहीं, तो वो पानी की भाप को हम ठंडा करेंगे, कंडेंस करेंगे, फिर वो हमारे को मिल जाएगा। ऐसा डिस्टिल करते हैं। ठीक है। इट इन्वॉल्व्स बॉइलिंग ऑफ द वाटर टू प्रोड्यूस स्टीम विच इज देन कंडेंस बैक इनटू द लिक्विड। बहुत सिंपल, सबको पता होता है बचपन में, ये तो बच्चों वाली चीज़ है एकदम, है ना। लिविंग बिहाइंड इम्प्योरिटीज एंड डिजॉल्व सॉल्ट। जो भी डिजॉल्व सॉल्ट्स हैं, जो भी डिजॉल्व इम्प्योरिटीज हैं वो नीचे रह जाएंगे, क्योंकि वो तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो वॉलेटाइल नहीं होंगी। तो पानी उठ जाएगा, पानी के वेपर्स उड़ेंगे जो कि प्योर H2O होगा। H2O की गैस फॉर्म में उड़ेगा, जो कि हम H2O के वेपर्स बोलते हैं। तो उसको स्टीम को हम गुजारेंगे किससे? कंडेंसिंग रॉड, यानी कि ऐसी रॉड जो कि ठंडी होगी, तो उसको ठंडा करके क्या बना लेगा? लिक्विड बना लेगा। फिर यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा? H2O प्योर लिक्विड आ जाएगा, प्योर आ जाएगा, जो कि कैसा होगा? डिस्टिल्ड होगा एकदम बढ़िया सा। फिर मोलैलिटी क्या होती है वो देखते हैं। अब मोलैलिटी बेसिकली क्या होती है? डिफाइन होती है डिफाइंड फॉर सॉलिड बोले या फिर इसको कह सकते हैं डिफाइंड फॉर ग्राम्स के अंडर इसको हम कंसिडर करते हैं। बेसिकली मोलैलिटी क्या होती है? मोलैलिटी होती है मास ऑफ सॉल्वेंट पर यूनिट वॉल्यूम। क्या बोला मैंने? सॉल्वेंट बोल रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी। मास ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट। हाँ, ये मास के टर्म्स में रहेगी। क्या होगी ये? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। अब इसका बेस्ट तरीका बता दूँ, क्या कैसे लिख सकते हैं इसको? हम कैसे लिखेंगे इसको? हम लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। और इधर रखा हो केजी के अंदर, फॉर से अगर इधर रखो केजी के अंदर, और हमारे को उससे डिवाइड करना पड़ेगा किससे? क्योंकि हमारे को मोल्स लेके चलना होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट से। दोबारा बता देता हूँ, शायद कन्फ्यूजन हो गई होगी आपको। तो ये बेसिकली क्या होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मास ऑफ यानी कि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय मास, टोटल मास, जो भी सॉल्यूशन का मास होगा, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, बस। अब मोल्स से निकालेंगे, मोल्स निकालते हैं हम किससे? गिवन मास अपॉन मोलर मास से। तो गिवन मास ऑफ गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, इसको हटा दो। आप कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स? बता देता हूँ नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे। बहुत ही ईजी है नंबर ऑफ मोल्स निकालना। कैसे निकालेंगे? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। ये से नंबर ऑफ मोल्स आ गए। इसको डिवाइड करूँ किससे? मैं वो
मास ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर दूंगा, मास ऑफ सॉल्यूशन से, ठीक है, आ जाएगा आंसर। दोनों केजी में कैसे करेंगे, अगर मान लो ग्राम में दे रखा होगा तो ग्राम के लिए हमारे को ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये पता रहना चाहिए। और हाँ यही रहेगा, बस इतना ही होगा, कुछ भी नहीं होगा बस, अगर ग्राम में दे रखा होगा तो। अदरवाइज अगर ग्राम में नहीं दे रखा तो केजी में दे रखा तो हमें कोई 1000 मल्टीप्लाई नहीं करना होगा फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोलैलिटी, ठीक है, यहाँ से भी चीज़ पढ़ सकते हो। फिर मोलैलिटी क्या होती है, अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ, जो मोलैलिटी होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, मास आ गया। अब मास जो होता है, मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मास तो उतना ही रहेगा, मास जो है होता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, इस वजह से क्या होगा, ये एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म होगा, इसलिए इसको हम कई बार दवाइयों को बेसिकली उनकी कंसंट्रेशन को बताने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन जो चेंज नहीं होनी चाहिए। फिर मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या होती है, मोलैलिटी क्या होगी, मोलैलिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से, और मोलैलिटी इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, ये होती है स्मॉल एम से कौन, हमारी मोलैलिटी, और मोलैरिटी होती है हमारी कैपिटल एम से। क्या बोलते हैं इसको, मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम बोलो या फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बोल दो, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सिंपल सी बात है, मोल्स डिवाइड बाय, मोल्स को लिख लो आप एन से, एन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अगर दे रखा होगा मान लो उसको, अगर इसमें दे रखा होगा मान लो हमारा एम में, तो कैसे करेंगे हम, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन एम, बस, ठीक है, ऐसे होता है हमारा। और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्योंकि टेम्परेचर डिपेंडेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। और जब मैं टेम्परेचर रेस करूँ तो क्या होगा, वॉल्यूम मेरा इंक्रीज हो जाएगा, तो इस वजह से क्या है हमारी ये एक टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है। फिर नॉर्मेलिटी क्या होती है, बेसिकली जो नॉर्मेलिटी वो क्या है, ये होती है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के बेसिस पे। तो यानी कि इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स या फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बोल लो आप, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी नॉर्मेलिटी इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अब मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी को मैं बेसिकली इंटर कन्वर्ट कर सकता हूँ, कैसे, जब मैं मोलैरिटी को मल्टीप्लाई कर दूँगा किससे, एन फैक्टर से। क्या मैंने बोला, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है, किसी भी एसिड की एसिडिटी यानी कि कितने H+ दे सकता है, किसी भी बेस की बेसिसिटी कितने वो OH माइनस आयन दे सकता है, ठीक है, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर, इस तरह की जो चीज़ होती है वो क्या होती है, हमारी एन फैक्टर होती है। तो मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर क्या होता है, हमारा नॉर्मेलिटी होती है, पता रहना चाहिए, ठीक है। बेसिकली क्या है, इसका एक इंटर कन्वर्जन है। फिर परसेंट सॉल्यूशन हमारे पास, जैसे मास बाय मास, जैसे हमारे पास एक हो सकता है मास बाय मास, इसको हम बोल सकते हैं वेट बाय वेट, ठीक है, वेट बाय वेट लिख लो। फिर वेट बाय वॉल्यूम, या फिर वॉल्यूम बाय वेट, या फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। बस आपने ऊपर क्या होगा, ऊपर मान लो सॉल्यूशन है, अगर सॉल्यूशन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, तो मान लो अगर आपको लिखना है सॉल्यूट का, तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन का पूरे का इंटू 100। अगर वॉल्यूम के टर्म में लिखना है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, या फिर आपको लिखना है वेट बाय वॉल्यूम, तो कैसे लिखोगे, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, या फिर अगर वॉल्यूम बाय वेट लिखना है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ऐसे क्या निकालते हैं हम, ऐसे हम परसेंटेज टर्म्स निकालते हैं। ज़्यूटर आयन क्या होता है, ज़्यूटर आयन बेसिकली एक ऐसी फॉर्म है मॉलिक्यूल की, क्या है, ज़्यूटर आयन बेसिकली मॉलिक्यूल की एक ऐसी फॉर्म है जिसके अंदर उसके दोनों पार्ट दिखते हैं हमारे को, एनायनिक भी और कैटायनिक भी। ज़्यूटर आयन इज अ मॉलिक्यूल विद बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बट ओवरऑल रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और यहाँ पे न्यूट्रल चीज़ रहती है, इसलिए होता है हमारा न्यूट्रल pH के टाइम पे। कब होता है हमारा ये न्यूट्रल pH के टाइम पे, अगर मैं बोलूँ 25 डिग्री पे तो क्या होगा, 7 पे होगा, 7 pH के ऊपर होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूँ तो जैसे अमीनो एसिड हमारे होते हैं, उसको अगर मैं बना के दिखाना चाहूँ कैसे बनेगा, भाई अमीनो एसिड कैसे बनता है, अमीनो एसिड के बनाने के लिए बहुत आसान है। ऐसे अब खींच लो, उसमें एक कायरल सेंटर होगा, ठीक है, ये हमारा कार्बन होगा, ठीक है। अब इस कार्बन के ऊपर क्या होगा, एक तो R ग्रुप होगा, एक H ग्रुप होगा, उसको नहीं देखते हैं अभी हम। इसमें मेन तो चीज़ें होती हैं वो दो क्या होती हैं भाई, मेन और भी, बट अभी यहाँ पर हमारे को जो पढ़ना है उसके रिगार्डिंग हमें क्या पढ़ना है, हमें ज़्यूटर आयन फॉर्म पढ़नी है ना, तो क्या होगा, NC टर्मिनल होता है इसके अंदर, तो यहाँ पे NH2 ग्रुप होगा और COOH ग्रुप होगा। अब मान लो ये जो ग्रुप है ये आयनेज हो गए, मान लो कैसे होंगे आयनेज, अभी हो जाएगा NH3+, क्योंकि ये ऐसा बेस काम करेगा इसके लोन पेयर, इसको क्या करेंगे, लोन पेयर क्या करेंगे यहाँ पे हमारे, क्या करेंगे H+ एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। और जो COO है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि कम करेगा इससे एसिड। अब इस समय पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी, तो ये हमारे कौन सा फॉर्म बनी, हमारी बनी ज़्यूटर आयनिक फॉर्म, पता रहना चाहिए। फिर स्टोक शिफ्ट क्या होती है ये पता रहना चाहिए। स्टोक शिफ्ट इज द डिफरेंस इन वेवलेंथ, क्या है ये, कितनी शिफ्ट हुआ है, कितना डिफरेंस आया है, बेसिकली कितना शिफ्ट हुआ है, कितना डिफरेंस आया है किसमें, वेवलेंथ के अंदर बिटवीन द पीक ऑफ द एब्जॉर्ब, कितनी पीक गई थी, पीक एब्जॉर्बेंस की पीक और
पीक ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट एंड एमिटेड फ्लोरेसेंस, कितनी पीक गई थी और कितना एमिट करता है फ्लोरेसेंस को, उसके बीच में डिफरेंस आता है वेवलेंथ का, उसको मैं क्या बोलता हूँ, उसको मैं स्टोक्स शिफ्ट बोलता हूँ। रिजल्ट करता है, इट रिजल्ट फ्रॉम एनर्जी लॉस ड्यू टू मॉलिक्यूलर रिलैक्सेशन। किस चीज़ का रिजल्ट है ये? एनर्जी लॉस का रिजल्ट है। किस चीज़ का? एनर्जी लॉस का रिजल्ट है ड्यू टू मॉलिक्यूलर रिलैक्सेशन। जो मॉलिक्यूल के अंदर रिलैक्सेशन हो रही है उसकी वजह से जो एनर्जी का लॉस हुआ है उसी का रिजल्ट क्या है? उसी का रिजल्ट मेरा क्या है? स्टोक शिफ्ट। स्टोक शिफ्ट क्या होता है? बेसिकली क्या है? डिफरेंस। किस चीज़ का डिफरेंस? वेव लेंथ का डिफरेंस। किस चीज़ का डिफरेंस? वेव लेंथ का डिफरेंस बिटवीन पीक ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट, कितनी पीक गई थी एब्जॉर्ब लाइट की, एंड कितना एमिट करा था फ्लोरेसेंस का। मोल तो मैंने बताई थी, मोल क्या होता है? नंबर ऑफ मतलब मोल्स बेसिकली क्या होगा अगर बात करें मास के टर्म्स में, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। या फिर अगर मैं बात करूँ किसके टर्म्स में, इन द टर्म्स ऑफ गैसेस, क्योंकि उसका हम मेजर करते हैं वॉल्यूम, तो वो क्या होगा? वॉल्यूम डिवाइड बाई मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइड बाई मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी क्या होता है हमारा? 22.4 होता है। तो मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस डिवाइड बाई 22.4 से भी हम निकाल सकते हैं क्या हमारा? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं हमारे? मैंने बता दिया। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा एन से, तो ये एन के टर्म्स में आता है, जैसे एन तो एन हमारा क्या होता है? हमारा होता है एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, यानी कि इतने पार्टिकल्स होंगे एक मोल के अंदर। अगर मैं बोल रहा हूँ एक मोल, मान लो अगर मैं बोल रहा हूँ एक मोल कार्बन एटम, इसका मतलब क्या होगा? एक मोल के अंदर कितने कितने आइटम होंगे कार्बन के? 6.022 इंटू 10⁻23, इतने ज़्यादा आइटम होंगे कार्बन के एक मोल के अंदर, ठीक है। तो ऐसे डिपेंड करती हैं चीज़ें। फिर हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस क्या होते हैं? हाइग्रोस्कोपिक ऐसे सब्सटेंस जो कि बेसिकली क्या करेंगे? पानी से रिएक्ट, पानी के थ्रू कुछ अपने चीज़ों को चेंजेस लाएंगे, इनको बोलते हैं हम हाइग्रोस्कोपिक। और हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस रेडियली डिजॉल्व्स, रेडियली एब्जॉर्ब करता है इसको, मॉइस्चर को। बेसिकली इनका काम क्या होता है? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना फ्रॉम द एयर, ठीक है। जैसे हमारे पास कुछ सिलिका के जेल भी आता है, सिलिका का काम क्या होता है? बेसिकली पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है फटाफट से, है ना। हम देखते भी हैं कि हमारे सैशे के फॉर्म में ये रहता है किसी किसी चीज़, जैसे बोतल के अंदर मिल जाता है हमारे को, जिसके अंदर पानी नहीं आना चाहिए, उस जगह की चीज़ों के अंदर हमारे को ये जेल दिखता है, सिलिका की हमारे को छोटी छोटी गोलियाँ दिखती हैं। तो इनका काम क्या होता है? बेसिकली ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर होती हैं और ये चीज़ें नेचुरली पाई जाती हैं कुछ प्लांट्स के अंदर, है ना, कुछ एनिमल्स वगैरह के अंदर भी। क्या होती हैं ये हमारे कुछ हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है जो कि क्या करते हैं? बेसिकली पानी को फटाफट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। जब लिखा है ना सिलिका जेल लिखा है, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 लिखा है, वो सब चीज़ें। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक EM स्पेक्ट्रम क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यानी कि जब कोई भी लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के दौरान फटेगी उसको मैं बोलूँगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज द रेंज, एक रेंज है ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम गामा टू द रेडियो वेव्स। या क्या बोल रहा है? गामा से लेके, इसको ऐसे बना लेते हैं, गामा से लेके रेडियो वेव्स तक हमारी क्या होती हैं? हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या आती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमारी स्पेक्ट्रम आती है। लॉन्गेस्ट कौन सी होगी हमारी? आप बताओ। यहाँ पे इसका ट्रिक क्या होती है? गड्डी XUV इन माई रेंज। अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूँ तो क्या होगी? मेरी वेवलेंथ जो है बढ़ेगी, वेवलेंथ डिनोट करेंगे लैम्डा से, क्या मेरी वेवलेंथ जो है वो बढ़ेगी। और क्या होगा? फ्रीक्वेंसी घटेगी। तो सबसे लास्ट में क्या आ रही है? रेडियो आ रही है। और गड्डी गामा, ये हमारी गामा रेज है, ये हमारी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। बेसिकली जो मैंने बनाया है ना, ये पता क्या है? ये मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाया है। इसके अंदर गामा रेज भी आ रही है, इसके अंदर एक्स रेज भी आ रही है, इसके अंदर UV रेज भी आ रही है, इसके अंदर वॉयलेट रेज भी आ रही है, अल्ट्रा वॉयलेट रेज, फिर वॉयलेट कह रहा हूँ, हमारी विजिबल लाइट, ये हमारी V से मतलब हुआ विजिबल लाइट, और ये हमारा है अल्ट्रा वॉयलेट। गामा, एक्सरे, अल्ट्रा वॉयलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ठीक है। और स्टार्टिंग में एक और आती है कॉस्मिक, उसको हम लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो ये जो जितना दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा, ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। अब इस स्पेक्ट्रम के अंदर जो गामा रेज है उसकी वेवलेंथ जो है बहुत कम है। सबसे ज़्यादा किसकी है? रेडियो वेव्स की। सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है? सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हमारी गामा रेज की, और सबसे कम फ्रिक्वेंसी किसकी? हमारी रेडियो वेव्स की। पता रहना चाहिए। अब पूछ रहा है मोलर एक्साइटेशन कोफिशिएंट क्या होता है? ये क्या एक बेसिकली मेजर है, किसी का मेजर है? हाउ स्ट्रांगली अ केमिकल स्पीशीज एब्जॉर्ब लाइट, कि कितनी स्ट्रांगली कोई भी केमिकल स्पीशी लाइट एब्जॉर्ब कर सकती है किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के ऊपर, एक्सप्रेस्ड। अभी तो बाद में देखेंगे क्या बोल रहा है। मोलर एक्साइटेशन, यहाँ पे लिखा है मोलर एक्साइटेशन कोफिशिएंट, इसको डिनोट करते हैं हम E से। कोई भी केमिकल स्पीशी कोई भी केमिकल स्पीशी कितनी अच्छे से क्या कर सकती है? लाइट को एब्जॉर्ब कर सकती है, वेवलेंथ को लाइट की, ठीक है। उसको मैं क्या बोलूँगा? मोलर एक्साइटेशन कोफिशिएंट बोल दूंगा, ठीक है। बेसिकली बियर लैम्बर्ट लॉ से ये इसको हम निकालते हैं। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? लीटर पर मोल पर सेंटीमीटर। इसकी क्या होती है? यूनिट होती है लीटर पर मोल पर सेंटीमीटर,
ठीक है। फिर पीएच एंड पीएच स्केल। पीएच क्या होता है बेसिकली? पीएच हमारा होता है कि कितना हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन प्रेजेंट है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, उसको मैं पीएच बोलता हूँ। इसको मैं डिनोट कर सकता हूँ पीएच को बेसिकली कैसे? पीएच बराबर है माइनस लॉग H प्लस, ठीक है। जैसे मान लो दे रखा 10 की पावर -10, तो पीएच कितना आएगा मेरा? सिंपल पीएच लिख दूंगा 10, ऐसे आएगा, ठीक है। पीएच क्या है? पीएच इज अ मेजर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन। और पीएच स्केल क्या है? बेसिकली एक स्केल जिसके अंदर रेंज होती है, और ये जो रेंज होती है ये डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। रूम टेम्परेचर के अंदर रेंज होती है 1 से लेकर 14 तक, जिसके अंदर 0 से लेकर 14 तक, जिसके अंदर क्या होता है 7 से अगर आगे है तो बेसिक, ठीक है, 7 से पीछे है तो एसिडिक, और 7 पर है तो न्यूट्रल। बट ये जो रेंज होती है चेंज कर सकती है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रेंज कम होगी, टेम्परेचर बढ़ाने में क्या होगा? रेंज कम होगी। और अगर रेंज मुझे बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, पता रहना चाहिए। फिर ट्रांसमिटेंस क्या होता है? ट्रांसमिटेंस नाम समझ में आ रहा है, ट्रांसमिट करना। ट्रांसमिटेंस इज द फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट डेट पासिस थ्रू अ सैंपल। कितनी लाइट बेसिकली ट्रांसमिट हो जा रही है, कितनी लाइट ट्रांसमिट हो जा रही है किसी सैंपल के अंदर से, उसको मैं क्या बोलूँगा? उसको मैं ट्रांसमिटेंस बोलूँगा, ठीक है। इतना याद रख लो कि बहुत है। या पढ़ सकते हैं एब्जॉर्बेंस क्या होती है, बताया तो। बफर क्या होता है? बफर बेसिकली क्या है? बफर एक सॉल्यूशन जिसके अंदर बेसिकली जो कि क्या करता है? रेजिस्ट करता है, किसी को रेजिस्ट करता है। बफर क्या है? एक सॉल्यूशन है जो कि क्या करता है? रेजिस्ट करता है किस चीज़ को? चेंज इन पीएच को। किसको? चेंज इन पीएच को, यानी कि पीएच में चेंज होने से ये रोकता है, ठीक है, कुछ हद तक। A buffer solution resists change in pH when small amount of acid or base are added. बफर दो तरह के होते हैं, एक होता है एसिडिक बफर और एक होता है बेसिक बफर। एसिडिक और बेसिक। एसिडिक कैसे बनेगा? एसिड बनेगा वीक एसिड से, बेसिक बनेगा वीक बेस से प्लस उसके कॉन्जुगेट एसिड से, और यहाँ पे भी कॉन्जुगेट क्या होगा? बेस होगा या फिर कोई सॉल्ट होगा, ठीक है, पता रहना चाहिए। अगर हम आगे बढ़ना चाहें तो क्या बढ़ेंगे? अब आगे देखते हैं फटाफट से ज़रा एक बार। अब जो चीज़ें मैंने मेन में समझाने के मैं समझा चुका हूँ बहुत सारी चीज़ें, तो ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हो। जैसे पहले ये पढ़ाने का मैं बता देता हूँ। जैसे पहला है कि लॉवरीज मेथड फॉर प्रोटीन एस्टिमेशन। बेसिकली लॉवरी जो है उसने एक मेथड दिया था किस काम के लिए? प्रोटीन को एस्टिमेट करने के लिए, कि उस बेसिकली विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के थ्रू ये इसको वो करता है। तब लिखा अभी उसके बारे में। जैसे पहला है हमारा लॉवरी मेथड फॉर प्रोटीन एस्टिमेशन। लॉवरी मेथड जो है क्या है? कैलोरीमेट्रिक ऐसे है, कैलोरीमेट्रिक हेल्थ इसको बेसिकली हम यूज़ करते हैं। यूज़ टू एस्टिमेट क्या? यूज़ टू एस्टिमेट द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन्स इन अ सॉल्यूशन, कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितना प्रोटीन प्रेजेंट है। क्या बोला मैंने? कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितना प्रोटीन प्रेजेंट है, मैं कैसे निकालूंगा? विद द हेल्प ऑफ लॉवरी मेथड, जो कि किस पे बेस है? जो कि बेस है कैलोरीमेट्री ऐसे के ऊपर। और इसमें दो हमारे को वो दे रखे हैं स्टेप्स। पहला है कि बायोरेट रिएक्शन। प्रोटीन्स को पहले हम रिएक्ट करवाएंगे किससे? कॉपर आयन से, इन एल्कलाइन कंडीशन, हाई पीएच कंडीशन के अंदर। किस कंडीशन के अंदर? हाई पीएच कंडीशन के अंदर क्या करेंगे? इसको हम रिएक्ट करवाएंगे किसको? हमारे प्रोटीन्स को। किसके साथ में? किसके साथ में करवाएंगे? अपने कॉपर आयन के साथ में, ठीक है। जो कि क्या करेगा फिर बाद में एक रिएक्ट करके क्या बना देगा? ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स बना देगा। फिर क्या होगा? फिर हम डालेंगे फॉलिन सिक्युलेट रिएक्शन, जिसके अंदर हम फॉलिन रिएजेंट डालेंगे। द टायरोसिन, जो हमारा टायरोसिन अमीनो एसिड है, और जो हमारा ट्रिप्टोफान है, इनको जो रेसिड्यू होते हैं इन दी प्रोटीन रेसिड्यू, द फॉलिन सिक्युलेट रिएजेंट रिजल्टिंग इन इंटेंसिफिकेशन ऑफ ब्लू कलर, जिसकी वजह से क्या आता है? एक इंटेंस ब्लू कलर आता है। किसकी वजह से? अगर मीडियम के अंदर सॉल्यूशन के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट होगा? टायरोसिन और ट्रिप्टोफान अगर प्रेजेंट होगा, उसके अगर रेसिड्यू भी होंगे तो क्या आएगा? एक इंटेंसिफिकेशन आएगी किसकी? ब्लू कलर की, इंटेंस ब्लू कलर आएगा बेसिकली। तो जो इंटेंसिटी ब्लू कलर की वो हम उसको मेजर करेंगे किससे? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से, जो कि बेसिकली एब्जॉर्बेंस है किस पे? 660 से लेकर 750 नैनोमीटर के ऊपर, ठीक है। इस प्रोपोर्शनल जो इसकी इंटेंसिटी किससे प्रोपोर्शनल है? प्रोपोर्शनल टू दी प्रोटीन कंसंट्रेशन। जितना ज़्यादा प्रोटीन होगा और इस प्रोटीन के अंदर जितना ज़्यादा क्या होगा? ट्रिप्टोफान और टायरोसिन होगा, उतनी ज़्यादा क्या होगी? उसकी एब्जॉर्बेंस होगी, ठीक है। फिर एक बीआर लैम्बर्ट होता है, पता रहना चाहिए। ये क्या होता है वो देखते हैं। बेसिकली ये होता है ए बराबर में ECl। अब ECl हमने अभी ऊपर पढ़ा था। E क्या होता है? हमारा एब्जॉर्बेंस होता है। E हमारा क्या होता है? मोलर वो होता है, मोलर एक्साइटेशन कोएफिशिएंट अभी पढ़ा था ना हमने, मोलर एक्साइटेशन कोएफिशिएंट की कितना ज़्यादा वो एक्साइट कर सकता है। तो ये होता है हमारा लीटर पर मोल पर सेंटीमीटर में हमने पढ़ा था अभी। ए हमारा एब्जॉर्बेंस होगा जो दे रखा है, मतलब एब्जॉर्बेंस बराबर में E, यानी कि मोलर एक्साइटेशन कोएफिशिएंट इनटू C हमारा क्या होता है? कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। L हमारा क्या होगा? पाथ लेंथ। कितनी पाथ लेंथ है किसकी? करवेट की, सॉरी क्यूवेट की। जो हमारा क्यूवेट होता है जिसको हम इनक्यूवेट करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर, उसकी कितनी लेंथ है?
उसको हम क्यूवेट बोलते हैं। बेसिकली एक प्लास्टिक की ट्यूब होती है ऐसी, ठीक है। फिर एक होता है हैंडरसन हैसलबर्ग इक्वेशन। बेसिकली ये यूज़फुल है किसके लिए, पीएच ऑफ बफर कैलकुलेट करने के लिए। अब ये तो आपने बेसिकली केमिस्ट्री वाले कोड में पढ़ी होगी। तो कैसे निकालते हैं पीएच, इसका बेसिकली फॉर्मूला बता देता हूँ मैं। हैंडरसन हैसलबर्ग इक्वेशन यहाँ पे लिखा है बफर के लिए। हाँ, तो अगर मुझे मान लो पीएच निकालना है किसी वीक एसिड का, तो कैसे निकालूंगा, वो आएगा मेरा पीएच बराबर में पी के ए प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस या फिर सॉल्ट डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन ऑफ एसिड, ठीक है। ऊपर भी कंसनट्रेशन है किसकी, कॉन्जुगेट बेस या सॉल्ट की, नीचे क्या है कंसनट्रेशन ऑफ एसिड। अगर मुझे निकालना है पीएच ऑफ वीक एसिड, सॉरी पीएच ऑफ बेसिक बफर, कैसे निकालूंगा, पीएच बराबर में POH प्लस लॉग कॉन्जुगेट एसिड या फिर सॉल्ट डिवाइड बाय कंसनट्रेशन ऑफ बेस, ठीक है, ऐसे निकालते हैं। फिर पूछा राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, जैसे ICT इनेबल्ड वर्चुअल लैब एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस, इन सब चीज़ों के बारे में दे रखा। तो पहले देखते हैं हम कौन सा हमारा है। पहला है हमारा ICT इनेबल्ड वर्चुअल लैब्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस। ये जो लैब ICT इनेबल्ड होती हैं और जो वर्चुअल लैब्स होती हैं, क्या फ़ायदा होता है, नहीं क्या सिग्निफिकेंस होते हैं। जो ICT इनेबल्ड वर्चुअल लैब्स होती हैं यूज़ करती है किसको, डिजिटल कोड टूल्स को, क्योंकि नाम समझ में आ रहा है वर्चुअल, तो क्या करेगी, डिजिटल टूल्स को ये यूज़ करेगी एंड इंटरनेट प्लेटफॉर्म को यूज़ करेगी। किस काम के लिए, टू स्टिमुलेट लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। किस काम के लिए, जो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट है उनको स्टिमुलेट करने के लिए। बेसिकली ये अलाउ करता है किसको, ये अलाउ करता है लर्नर्स को टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट वर्चुअली, बिना घर जाए वर्चुअली एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। यानी कि डिजिटली हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, ठीक है। जैसे परफॉर्म करेंगे हम, डिजिटली परफॉर्म करेंगे। इसके फ़ायदे आप यहाँ से पढ़ सकते हो। तो जो ट्रेन में पढ़ा दिया, अब यहाँ से पढ़ सकते हो, कोई बड़ी बात है नहीं। किलोमीटर भी इजीली पढ़ सकते हो अब तो। ये भी बहुत आसान है, क्लीनिंग कैसे होती है ग्लासवेयर की, बताने की चीज़ नहीं है कोई। लेबोरेटरी पिपेट क्या होता है ये पढ़ सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैंने बता दी है ना, ये कहाँ से कहाँ तक होती है, गामा से लेके हमारी कहाँ तक होती है, रेडियो वेव्स तक होती है। गामा से लेके हमारी रेडियो वेव्स तक, गामा से लेके रेडियो वेव्स तक। यूवी विस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री क्या होती है देख लेते हैं एक बार। यूवी विस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री मेजर्स द एब्जॉर्बेंस, क्या करती है, मेजर करती है किस चीज़ को, एब्जॉर्बेंस ऑफ अल्ट्रा वायलेट लाइट को एंड विजिबल लाइट को बाय मॉलिक्यूल्स। यानी कि मॉलिक्यूल्स ने कितनी एब्जॉर्ब करी है किसको, अल्ट्रा वायलेट और विजिबल लाइट को, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम जांचते हैं। किसके ऊपर बेस होता है, ये बियर्ड लैम्बर्ट लॉ, वही A बराबर में ECl, ठीक है, उसके ऊपर बेस होगा ये, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड्स के ऊपर बेस हो सकता है, रिएक्शन काइनेटिक्स हो सकती हैं, है ना। क्या बोल रहा है, इट इज़ किसी चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए ये यूज़फुल है। जैसे पहला है बेस किसके ऊपर है, बेस बियर्ड लैम्बर्ट के ऊपर। इससे क्या डिटरमाइन करते हैं हम, जैसे पहला है कंसंट्रेशन किसका, कंपाउंड का, कि कोई कंपाउंड कितना प्रेजेंट है, तो हम एब्जॉर्बेंस ले लेंगे, उसके तुरंत क्या निकालना है, कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो E हमारा क्या है, वो हमारा मोलर कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्बेंस, तो इसी के तुरंत क्या निकालेंगे, उसका वो निकालेंगे कंसंट्रेशन कितनी है। फिर किसी भी रिएक्शन के हम काइनेटिक्स दे सकते हैं, यानी कितनी किस स्पीड से कोई रिएक्शन चल रहा है विद द हेल्प ऑफ एब्जॉर्बेंस। तीसरा है कि प्योरिटी निकालना न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स के, वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है भाई। अगला जो है हमारा यहाँ पे जो इसकी वेवलेंथ होती है एब्जॉर्बेंस की, वो कितनी होती है, 200 से लेके कितनी होती है, 200 से लेके 800 तक होती है ऊपर वाले की, इसी की यूवी विस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की। यूवी मतलब यूवी, विस मतलब विजिबल। इसीलिए ये चीज़ आप से पढ़ सकते हो, कोई नई चीज़ है नहीं। फिर पूछा डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग, जैसे यहाँ पे जो समझाने है, जैसे कैलोमीटर स्पेक्ट्रोमीटर आप कर सकते हो। ट्रांसमिटेंस और एब्जॉर्बेंस क्या होता है मैंने बता दिया है। अल्ट्रा वायलेट वाला मैंने बता दिया है। ग्लास इलेक्ट्रोड क्या होता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड में चले वाला एक और बता दूंगा मैं। नॉर्मलिटी बता दी, एक और ऑस्मोसिस बता दूंगा, ये बता दिया, ये बता दिया। तो ये आप पॉज करो, पढ़ लो फटाफट से, है ना। ये बता दिया मैंने, पॉज करो पढ़ लो, ये भी बता चुका हूँ। हाँ, अब जो ग्लास इलेक्ट्रोड है वो क्या होता है, और जो हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड है वो क्या होता है। ग्लास इलेक्ट्रोड इज़ अ पीएच सेंसिटिव, ये क्या है, एक पीएच सेंसिटिव इलेक्ट्रोड है। क्या है, पीएच से सेंसिटिव वाला इलेक्ट्रोड है। कॉमनली यूज टू मेजर, किस काम के लिए, क्या करने के लिए, कॉमनली किस काम के लिए, मेजर करने के लिए, किस चीज़ को, हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन को, किस चीज़ को, H+ आयन कंसनट्रेशन को मेजर करने के लिए यूजफुल होता है किसी भी सॉल्यूशन का। इट कंसिस्ट ऑफ अ थिन ग्लास मेम्ब्रेन डेट इंटरेक्ट्स विद H+ आयन। क्या होता है, ये कंसिस्ट कर रखा होता है किसका, थिन ग्लास मेम्ब्रेन का, जो कि क्या करता है, इंटरेक्ट करता है किसके साथ में, H+ आयन, जो कि सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट के साथ में इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। जनरेट करेगा पोटेंशियल को, जिसके थ्रू क्या करेगा, ये कैलकुलेट करेगा इसको, पीएच को, ठीक है। फिर जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, ये प्रोवाइड करता है किसको, ये जो अलग होता है थोड़ा, ये प्रोवाइड करेगा किसको, कंट्रास्ट को एंड स्टेबल पोटेंशियल अगेंस्ट विच द पोटेंशियल ऑफ द ग्लास इलेक्ट्रोड इज मेजर्ड।
जैसे कॉमन एग्जांपल क्या है इसके, जैसे सिल्वर और सिल्वर क्लोराइड, ये हमारा इलेक्ट्रोड है, हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, एंड कैलोमियल इलेक्ट्रोड, ये भी हमारा क्या है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। ठीक है, ये सब बता चुका हूँ मैं। जैसे रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है ये पता रहना चाहिए। ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। और इसी का अगर मैं उल्टा कर दूँ, अगर मैं प्रेशर लगाऊँ खुद से और इसी का मैं अगर उल्टा कर दूँ तो उसको मैं क्या बोलूँगा, उसको मैं बोलूँगा रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन। ठीक है, समझ में आ जाएगा अब तो आपको। जैसे वाला क्वेश्चन जो दे रखा है इसको येलो से मार्क कर रखा है, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको देख लेते हैं एक बार अच्छे से। व्हाट आर, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है, पता रहना चाहिए एकदम अच्छे से। पूछ रहा है व्हाट आर दी गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, यानी कि अच्छी लेबोरेटरी प्रैक्टिस क्या होती है। तो आपको पॉइंट्स लिख कर आने अच्छे से, डिस्कस करना है इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी सेफ्टी रूल्स को भी हमारे को। जैसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं इसके, क्या करता है ये, एंश्योर करता है एक्यूरेट, ट्रेसेबल एंड रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट्स को। प्रमोट करता है किसको, सेफ्टी ऑफ पर्सनल एंड एनवायरनमेंट, यानी कि जो इंसान कर रहा है और जो एनवायरनमेंट आसपास की है वो सेफ रहें। तीसरी चीज़, मेंटेन करो किस चीज़ को, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट करो चीज़ों को और प्रॉपर रिकॉर्ड रखो उसका। चौथी चीज़, ये हमारी गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस है। बेसिकली जब मैं लेबोरेटरी में जाता हूँ तो मैं किस चीज़ का ध्यान रखूँ उसके बारे में बता रहा था कि मैं बेस्ट चीज़ें कर सकूँ। चौथा बोल रहे हैं यहाँ पे प्रिवेंट कंटेमिनेशन की, कोई चीज़ कंटेमिनेट ना हो एंड एक्सपेरिमेंटल एरर ना हो। पाँचवीं चीज़, एंश्योर करता है कॉम्प्लियंस विद रेगुलेटरी स्टैंडर्ड, यानी कि जो कॉम्प्लियंस है और जो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स है वो प्रॉपर रहें, उनमें कोई दिक्कतें ना आए। क्या कि कंपोनेंट, जैसे पहले कंपोनेंट है इसका क्वालिफाइड पर्सनल, जो इंसान कर रहा है वो क्वालिफाइड होना चाहिए। प्रॉपर्टी ट्रेंड एंड कॉम्पिटेंट स्टाफ, जो स्टाफ है, जो टीचर्स वगैरह वो प्रॉपर ट्रेंड हों, जो बच्चे हैं वो भी, उनको भी प्रॉपर जानकारी दी जाए ताकि वो आगे काम कर सकें। फिर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स हों, यहाँ पे प्रोसीजर्स हों, ताकि काम जो स्टैंडर्ड तरीके से हो, कोई भी ऐसे ही नहीं कि कुछ भी हम करने लग जाएं, प्रॉपर जो स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहिए वही स्टैंडर्ड फॉलो हो। तीसरा है इंस्ट्रूमेंटल कैलिब्रेशन, जो हमारे हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर कैलिब्रेटेड हो, उसमें कोई भी एरर ना हो एंड वो प्रॉपर मेंटेन्ड हो। चौथा है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, जो भी हम काम करें, जो भी हम ऑब्जर्वेशन लिखें, जो भी हम रिजल्ट लिखें वो प्रॉपर हम क्या करें, उसको हम डॉक्यूमेंट करें इन दी फाइल, इन दी प्रैक्टिकल फाइल बेसिकली। पांचवा है सैम्पल लेबलिंग एंड स्टोरिंग, जो भी हम सैंपल बनाते हैं, जो भी हम चीज़ें स्टोर करते हैं उसके ऊपर हम क्या करें, उसको हम लेबल कर लें ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना आए। छठा है हमारा क्या, क्वालिटी एश्योरेंस, जो भी हम काम कर रहे हैं उसकी प्रॉपर क्वालिटी हो, कोई भी उसमें दिक्कतें ना आए, यानी कि हम चेक करते रहें प्रॉपर चीज़ों को कि जो भी हम वर्क कर रहे हैं उसकी क्वालिटी ख़राब ना हो। और चीज़ हम यहाँ से पढ़ सकते हो कि लैब कोट लाना चाहिए, ग्लव्स लाना चाहिए, सेफ्टी ग्लव्स लाने चाहिए, है ना, क्लोज टू शूज़ लाने ताकि कोई भी एसिड वगैरह ना गिर सके। ईटिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए, वहाँ पे हमारे हाथ जो है कंटेमिनेट होते हैं। फिर इमरजेंसी प्रोटोकॉल, जैसे अगर मान लो कल को आग लग जाए तो हमें क्या इमरजेंसी प्रोटोकॉल लेने चाहिए, है ना। फिर लेबल एंड हैंडल करें प्रॉपर, डिस्पोज करें वेस्ट प्रॉपर्टी, जो भी हम वेस्ट है जैसे बायोलॉजिकल वेस्ट जो भी होते हैं उनको प्रॉपर डिस्पोज करें ताकि कोई भी कंटेमिनेशन ना हो, आगे कोई भी डिजीज़ ना फैल सकें। अवॉइड करें वर्किंग अलोन, अकेले काम ना करें ताकि किसी न किसी के अंडर काम करें ताकि कोई भी अगर दिक्कत है तो वो चीज़ मैनेज हो सके, है ना। डू नॉट पिपिट बाय माउथ, कभी भी चीज़ को माउथ के थ्रू पिपिट ना करें क्योंकि अगर वो माउथ के अंदर चला गया तो दिक्कत हो सकती है काफ़ी ज़्यादा, है ना। स्पेस को क्लीन रखें ताकि कोई भी बीमारियाँ ना फैलें, कोई भी जो है चीज़ें ख़राब ना हो, है ना। जो ग्लास वेयर है उसको प्रॉपर्ली हैंडल करें, नहीं तो वो गिर सकता है और गिर के वो टूट सकता है कांच। फिर जो एक्सीडेंट वगैरह हो रखे हैं, जो भी कोई भी अगर दिक्कत आई है फटाफट से फटाफट, तो उसको फटाफट से फटाफट क्या करो, आप रिपोर्ट कर दो, नहीं तो अगर लेट बताओगे तो और ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। मान लो काम करते करते कोई भी अगर दिक्कत आ गई छोटी मोटी तो फटाफट से लैब असिस्टेंट या फिर टीचर को बता दो, नहीं तो दिक्कतें आ सकती हैं। फिर ये सब चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हो, कोई नई चीज़ में है नहीं कि वॉल्यूमेट्रिक पिपेट क्या होता है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। पिपेट बेसिकली डिवाइस हो जिसके थ्रू क्या करते हैं, चीज़ों को मेज़र करते हैं, है ना। कोई भी स्मॉल पोर्शन होता है उसको, जैसे पहले लिखा था वॉल्यूमेट्रिक पिपेट, जिसके अंदर हम वॉल्यूम्स की टर्म्स में मेज़र करेंगे। ये एक लॉन्ग होता है, नैरो ग्लास पिपेट होता है विद अ सिंगल कैलिब्रेटर मार्क। इसका यूज़ क्या होता है, ट्रांसफ़र वन स्पेसिफिक वॉल्यूम, जैसे मान लो 10 ml की वॉल्यूम को मैंने एक सॉल्यूशन बनाया बड़ा सा, अब उसका मुझे अलग अलग सैंपल लेकर निकालना है और मुझे एक्सपेरिमेंट करना है, तो क्या करूँगा, मैं पूरा तो ढोलूंगा नहीं उसको, मैं क्या करूँगा, पिपेट की हेल्प से 10 ml 25 ml 20 ml नाप लूँगा और उसको टेस्ट ट्यूब में डाल के एक्सपेरिमेंट कर लूँगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एनालिटिकल केमिस्ट्री और सॉल्यूशन प्रिपरेशन के अंदर, बहुत अच्छा प्रोसेस है ये। फिर एक ग्रेजुएटेड होता है जिसको हम बोलते हैं मोर्स पिपेट, ये भी ग्लास का ही होता है, बट ये क्या होता है, विद ग्रेजुएशन मार्क होता है अलॉन्ग इट्स लेंथ। ठीक है, ये वेरिएबल वॉल्यूम के लिए यूज़ करा जाता है। फिर होता है सेरोलॉजिकल पिपेट, ये होता है सिमिलर टू मोर पिपेट, बट इसके अंदर जो ग्रेजुएशन होती हैं वो क्या होती हैं, वो टिप तक होती हैं, गो इन टू दी टिप,
मतलब टिप तक इसकी क्या होंगी, ग्रेजुएशन होंगी, ठीक है। रिक्वायर्ड्स अ पिपेट एड टू ड्रॉ एंड डिस्पेंस लिक्विड कम्प्लीटली, इसमें हमारे को एड चाहिए रहता है। फिर एक माइक्रो पिपेट, एक छोटा पिपेट उसको बोलते हैं माइक्रो पिपेट, जिसके थ्रू हम बहुत स्मॉल स्मॉल जो वॉल्यूम्स होती हैं जैसे कि माइक्रो लीटर्स में, है ना, उन सबको हम यूज़ करते हैं इसके थ्रू। फिर होता है पास्टर पिपेट, ये ग्लास है प्लास्टिक का होगा विद नो ग्रेजुएशन, के अंदर कोई भी ग्रेजुएशन नहीं होंगी, ये यूज़ होगा विद अ रबर बल्ब, इसके ऊपर एक रबर लगी होती है, उसके थ्रू हम इसको यूज़ करते हैं, यानी कि इसके थ्रू हम इसको सक करते हैं चीज़ों को पिपेट के थ्रू। बेसिकली इसको हम ड्रॉपर भी बोलते हैं। जो सिंपल ड्रॉपर होता है बायोलॉजी लैब के अंदर, वही हमारा क्या है, पास्टर पिपेट है। जैसे जो कि दिखने में इस तरह से होता है ना ऐसे, और इसके ऊपर ऐसे रबड़ लगी रहती है, दबाओगे तो पानी जो है अंदर एंटर करेगा, है ना, फिर निकाल लोगे बाहर, जब दोबारा दबाओगे तो पानी बाहर आ जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉनिक भी होता है ना, मल्टी चैनल भी होता है, सब वहाँ से पढ़ सकते हो, कोई नई चीज़ में नहीं है। ये इसके एप्लीकेशन वगैरह दे रखे हैं ना, समरी में दे रखा है इसको। फिर डिफाइन पीएच स्केल क्या होता है मैंने बता दिया है, एक बार ऐसे पढ़ लो समझ में आ जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है ये। पीएच मीटर क्या होता है वही सब बता दिया मैंने। फिर डिस्कस द प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब ये वाला पोर्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी येलो से मार गया वो रिपीट होता है ना मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, सॉरी फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है वो देख लेते हैं एक बार। जो फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये बेस वर्क है किसके ऊपर, प्रिंसिपल दैट सर्टेन मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब लाइट एंड दे एमिट ऑल्सो लाइट। दे एब्जॉर्ब लाइट एट स्पेसिफिक एक्साइटेशन वेवलेंथ, यानी कि जिस वेवलेंथ पे उसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं उस पर क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, एंड जब एनर्जी हटा दूंगा तो क्या करेगा, लाइट को एमिट करेगा, दोबारा से अपनी ग्राउंड शेड पर आ जाएगा। तो उस चीज़ के ऊपर बेसिकली बेस होती है ना। व्हेन अ फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल, जिसको हम बोलते हैं फ्लोरोफोर, एब्जॉर्ब हाई एनर्जी फोटॉन्स, यूजुअली यूवी और विजिबल लाइट के फोटॉन्स को, इट्स इलेक्ट्रॉन आर एक्साइटेड टू अ हायर एनर्जी स्टेट। एज द इलेक्ट्रॉन्स रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट दे रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरेसेंट लाइट। द इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ ऑफ दिस एमिटेड लाइट, जो उसकी इंटेंसिटी और जो वेवलेंथ इस लाइट की, और उसको मैं मेजर करूँगा, ज़्यादा इंटेंस होगी तो ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा, कम इंटेंस होगी तो कम कंसंट्रेशन होगा, बीच की होगी तो बीच का कंसंट्रेशन होता है ना। तो उसके थ्रू बेसिकली मैं कर सकता हूँ चीज़ों को मेजर कर सकता हूँ फॉर दी स्टडी पर्पस, है ना। इसके एप्लीकेशन जैसे बायोलॉजिकल एंड मेडिकल रिसर्च फील्ड में है, क्लिनिकल डायग्नोसिस में इसके एप्लीकेशन होते हैं, है ना, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में और फॉरेंसिक साइंस में इसके सारे इसके एप्लीकेशन पता रहना चाहिए। फिर पूछ रहा है डिस्कस एनी टू मेथड्स दैट आर कॉमनली यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लेबोरेटरी, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन लेबोरेटरी। बहुत ही ईजी है, कर सकते हो यहाँ से आप, कुछ नया नहीं है, अगर डाउट आएगा तो आप पूछ सकते हो। ये भी आप पढ़ सकते हो यहाँ से, नई चीज़ नहीं है इसमें कोई। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, क्योंकि खुद को प्रोटेक्ट करने के, जैसे लैब कोट हो गया, सेफ्टी जो कि हम खुद से लाते हैं, वो ये सब चीज़ें लैब नहीं देती, खुद से लाते हैं, जैसे लैब कोट हो गया, सेफ्टी गॉगल्स या ग्लासेस हो गया ताकि कोई आँखों में छींटे ना आ जाएँ, एसिड वगैरह की, बेसिस वगैरह की। फिर ग्लव्स हो गया, जैसे नाइट्राइल या फिलेटेक्स के ग्लव्स हो गए। फेस मास्क ताकि कोई भी अगर जो हम रिएक्शन कर रहे हैं उसके अंदर जो यूनिक गैसेस प्रोड्यूस होंगी जो कि खतरनाक हो सकती हैं, उनको हम ना डायरेक्टली स्मेल कर लें, है ना। फिर क्लोज टू शूज़, ताकि शूज़ के अंदर कोई भी शूज़ जो हमारे प्रॉपर क्लोज हैं, यानी हमारे जो क्या बोलते हैं, हमारे जो लेग्स हैं वो एक्सपोज नहीं रहने चाहिए, ताकि कोई भी अगर चीज़ गिरे तो हमारे वो पैरों पे ना गिरे डायरेक्टली, हमारी स्किन पे डायरेक्टली ना गिरे, नहीं तो स्किन को ख़राब कर सकती है। फिर पूछ रहा है व्हाट आर दी OECD। वो OECD क्या होता है, यहाँ पे लिखा भी है OECD क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। क्या है ये हमारा, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये हमारा क्या है OECD प्रिंसिपल। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, यहाँ पे लिखा भी है द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिश्ड GLP प्रिंसिपल्स। इसने क्या करा था, इसी ब्रांच ने क्या करा था, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस के जो जिंदगी प्रिंसिपल्स को क्या करा था, एस्टैब्लिश करा था। टू एंश्योर, किस क्या एंश्योर करने था कि क्वालिटी रहे, प्रॉपर इंटीग्रिटी रहे एंड रिलायबिलिटी रहे, किस चीज़ की, नॉन क्लिनिकल स्टडीज़ की, एस्पेशली दोज यूज फॉर रेगुलेटरी सबमिशंस। ठीक है, इतना ईजी है ये। बफर बता चुका हूँ मैं, नई बात नहीं है इसमें कोई, लवी मेथड में बता दिया है। ये सब पढ़ने का है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। ये भी पढ़ने का ही है भाई, इसमें भी कुछ नहीं होता। बेसिकली पूछ रहा है बफर कैसे ऐड करता है, बफर कैसे ऐड करेगा। बफर बेसिकली जैसे मान लो अगर एसिडिक बफर है तो उसके अंदर मान लो 20 डाल होता है, उसको तो वीक एसिड वाला पार्ट वो क्या करेगा, वो जाएगा इक्विलिब्रियम के अंदर, जिसकी वजह से क्या करेगा, वो जो हमने चीज़ ऐड करी है उसके एक्शन को क्या करेगा, वो कम करेगा, है ना। जैसे लिखा भी व्हेन एन एसिड इज एडेड
द एसीटेट आयंस, जैसे मान लो मैंने लिया एसीटेट बफर, तो एसीटेट बफर के अंदर क्या होगा, मैं लूँगा एसिटिक एसिड जो कि कैसा है, एक वीक एसिड है। तो जो यहाँ पे एसीटेट आयन वो क्या करेगा न्यूट्रलाइज करेगा, किसको न्यूट्रलाइज करेगा, एक्सेस H प्लस को, जो कि मान लो किसी दूसरे एसिड में से आ रहे हैं। मान लो मैंने क्या करा, एक वीक एसिड का बफर लिया, अब मान लो उसका जो मान लो कुछ pH है सर्टेन, अगर मैं उसके अंदर मान लो एक स्ट्रॉन्ग एसिड डाल, तो क्या होगा, जो एसिटिक एसिड का जो एसीटेट आयन है वो क्या करेगा, जो स्ट्रॉन्ग एसिड से H प्लस आर उसके साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, ताकि जो चेंज है वो कम हो सके, कम से कम हो सके। ऐसी बेसिक वाला काम करेगा। अब ये पूछ रहा है कि कैसे हम क्या करेंगे, कैलिब्रेट करेंगे किसको, pH मीटर को। ये भी इंपॉर्टेंट है, पीपीएच में कई बार आ चुका है। पहला स्टेप क्या होगा इसका, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम pH को बेसिकली कैलिब्रेट, यानी कि pH को हम प्रॉपर सेट करना, ताकि हम जो रीडिंग लें वो प्रॉपर सही है। पहला स्टेप क्या होगा, टर्न करेंगे किसको, pH मीटर को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, pH मीटर को बिजली में लगाएंगे, ऑन कर देंगे, प्लग लगाएंगे उसका, है ना, और उसको थोड़ा गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। फिर जो उसके इलेक्ट्रोड्स हैं, उसके 2 इलेक्ट्रोड हैं, कैथोड है ना, उसको हम क्या करेंगे, रिंस करेंगे पानी से, डिस्टिल्ड, बेसिकली पानी का मतलब वो है डिस्टिल्ड वाटर से, एंड जेंटली ब्लॉट करेंगे इसको ड्राई विद अ लेंट फ्री टिश्यू, किसी टिश्यू जो जिसके ऊपर बेसिकली कोई भी धागे वागे ना निकलें, उस टिश्यू की हेल्प से क्या करेंगे, उसको हम साफ़ कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, हम इमर्स करेंगे किसको, इलेक्ट्रोड को, उसके अंदर हम 7 pH का बफर डालेंगे, है ना, ताकि उसका क्या सके, न्यूट्रल पॉइंट आ सके एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर हम उसको कन्फर्म कर देंगे रीडिंग को ऑन द pH मीटर एज pH 7, ठीक है, जो कि हमारी क्या है, 0 पॉइंट कैलिब्रेशन है। फिर दोबारा क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रोड धोएंगे, रिंस करेंगे, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर से, देन उसके अंदर क्या करेंगे, हम सेकंड बफर डालेंगे, जिसका pH क्या होगा, 4 से लेकर 10 होगा, 4 या 10 के करीब होगा, 4 या तो 4 होगा तो 10 होगा, है ना, ताकि देखने के लिए कि जो हमने कैलिब्रेट करा है वो सही आया है नहीं आया। अगर सही नहीं लगा हमारे को थोड़ा बहुत भी, क्योंकि हमने 7 लगाया था स्टार्टिंग में, तो हम क्या करेंगे, उसको हम थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फिर क्या करेंगे, हम एडजस्ट कर लेंगे स्लोप को, ताकि हम कन्फर्म कर सकें किसको, मीटर की रीडिंग को, ताकि वो मैच कर सके किसको, बफर के pH के साथ में। फॉर हाई एक्यूरेसी, अगर हमें और हाई एक्यूरेसी चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम 3 पॉइंट कैलिब्रेशन करेंगे। अभी हमने क्या करा था, 2 पॉइंट कैलिब्रेशन करा था, हम क्या करेंगे, हम बाद में 3 पॉइंट कैलिब्रेशन करेंगे फॉर हाइयर एक्यूरेसी, मोर एक्यूरेसी, जिसके अंदर क्या करेंगे, हम 4, 7, 10 इस तरह का हम क्या डालेंगे, बफर डालेंगे, 3 अलग तरह के बफर। जैसे पहले हमने क्या करा, 2 पॉइंट डाला, 2 पॉइंट बफर, जिसके अंदर हमने 4 या 10 डाला, इसके अंदर हम क्या करेंगे, 4, 7, 10 डालेंगे, तो ये अलग हो गया थोड़ा। फिर वर्चुअल लैब क्या होती है मैंने बता दिया है ना, ये वर्चुअल लैब है जो कि बेसिकली हम घर बैठे बैठे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे कुछ वर्चुअल लैब के वो हैं ये रिसोर्स, जैसे पहला है ओ लैब्स, ये है ऑनलाइन लैब्स बाय अमृता विश्वा विद्यापीठम। क्या ऑफर करती है ये, CBSE NCERT बेस के ऊपर फिजिकल, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ की लैब देती है। फिर एक PHET इंटरेक्टिव सिमुलेशन, जिसके अंदर जो कि बेसिकली यूनिवर्सिटी के लिए होती है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर की है, ठीक है, प्रोवाइड करती है फ्री सिमुलेशन फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अर्थ साइंस एंड मैथ्स। ऐसी और है जैसे लैब्स्टर हो गया, मेरलॉट हो गया, पेरेक्सिल लैब हो गया, ये सब होते हैं हमारे, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, वीडियो बता चुका हूँ, कर सकते हो आप। ये वाला कोड काफ़ी इजी है, और आप अच्छे से पढ़ोगे ना इसको भी, इस PDF को, तो आपको इजीली अच्छे नंबर आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं आएगी, और नहीं आनी भी नहीं चाहिए। यही बता चुका हूँ कि कैसे हम फ्लोरेसेंट स्पेक्ट्रम यूज़ करते हैं। जैसे पहले इसका स्टेप क्या होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो फ्लोरेसेंट सॉल्यूशन को प्रिपेयर करेंगे, फिर हम लगाएंगे अपने सैंपल के ऊपर, फिर क्या करेंगे, लाइट डालेंगे, है ना, फिर एब्जॉर्बेंस कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। पहले क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे किसका, फ्लोरेसेंट सॉल्यूशन का, देन स्विच ऑन करेंगे किसको, फ्लोरोमीटर को, ठीक है, सेट एक्साइटेशन वेवलेंथ, फिर हम जो वेवलेंथ है उसको एक्साइट, जो जिस पे वो एक्साइट होगा उसको हम सेट कर देंगे, है ना, ताकि वेवलेंथ जाके इसको एक्साइट कर सके। फिर सैंपल को डालेंगे ताकि जैसे हम डालें फटाफट से एक्साइट हो जाए। फिर क्या करेंगे, स्कैन करेंगे इसको, एमिशन के स्पेक्ट्रम को, देन जो डाटा है उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे, एनालाइज करेंगे इस चीज़ को, ठीक है। ये भी किसके ऊपर बेस होता है, बेसिकली ये भी बेस होता है बीयर-लैम्बर्ट लॉ के ऊपर। वही हमारा A बराबर में, यानी कि एब्जॉर्बेंस बराबर में E × C × L। E हमारा क्या है यहाँ पे, मोलर एक्साइटेशन कोफिशिएंट, C क्या हमारा, C हमारा था कोफिशिएंट वाला, एंड L हमारा क्या था, लेंथ, A हमारा क्या था, एब्जॉर्बेंस। प्रिकॉशन क्या हो सकते हैं वो हम देख लेते हैं यहाँ से। फिर है कि कैसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वर्क करता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कैसे वर्क करेगा। जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है क्या होता है, बेसिकली वेवलेंथ के टर्म्स के ऊपर क्या करता है, एब्जॉर्बेंस लेता है। आ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज एन एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट, क्या है, एक एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट है, यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड। जो लाइट की इंटेंसिटी एब्जॉर्ब हुआ है उसको मेजर करेंगे यहाँ से किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, एट अ स्पेसिफिक वेवलेंथ, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक वेवलेंथ के ऊपर। ये ऑपरेट करता है किसके ऊपर, बीयर-लैम्बर्ट के ऊपर, वही
ए बराबर में ECl, ठीक है, उसके ऊपर ये बेस हो रखा होता है, विच स्टेट्स दैट एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली, जो कि क्या स्टेट करता है, दैट एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि एब्जॉर्बेंस जो होती है डायरेक्टली किसके ऊपर प्रोपोर्शनल होती है, कंसेंट्रेशन, बताया था ना मैंने, ए बराबर में ECl, वही वाली बात हो गई, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस एंड द फ्री पाथ ऑफ द लेंथ ऑफ द क्यूवेट। क्यूवेट की क्या लेंथ है उसके ऊपर बेसिकली डिपेंड करता है, क्योंकि हम क्यूवेट ही डालते हैं इसके अंदर अपना स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के टूल के अंदर। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, पहला है लाइट सोर्स इसके अंदर होना चाहिए, फिर एक सैंपल जो कि होल्ड करेगा, सैंपल होल्डर जो कि बेसिकली क्या करेगा, क्यूवेट को होल्ड करेगा, फिर डिटेक्टर जो कि क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, एंड रीड आउट जो कि क्या करेगा, रीड करेगा किसको, एब्जॉर्बेंस को पर्टिकुलर वेवलेंथ के ऊपर। जैसे इस तरह के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, पूछ सकते हैं आपसे, है ना, कि जैसे पूछा है हाउ वुड यू प्रिपेयर 2 लीटर ऑफ 0.5 नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन, कैसे प्रिपेयर करेंगे हम, जैसे हमें देख भी रखा, जैसे ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, ये हमारा होता है C2H2O4, इसके अंदर 2 कार्बन होते हैं बेसिकली, ये हमारा क्या है, ऑक्सैलिक एसिड है। मोलर मास हमारे को पता ही है, हम कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। अब इसके अंदर कितने इक्विवेलेंट दे सकता है ये पर मोल, क्योंकि हमारा डाइप्रोटिक एसिड यानी कि इसके अंदर 2 H+ दे सकता है, तो इसके नंबर इक्विवेलेंट क्या होंगे, 2 होंगे, है ना। तो इसमें देखो ध्यान से, तो इसमें हमारे को क्या दे रखा है, इसमें हमारे को दे रखा है कि हम कैसे प्रिपेयर करेंगे 2 लीटर किसका, 0.5 नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन का। तो हमें पता चल गया कि इसका मोलर मास कितना है ना, हमें पता चल गया कि इसका जो है ग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं, 2 हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 2 हैं, एन फैक्टर 2 है इसका, ठीक है, डाइप्रोटिक एसिड है क्योंकि ये। तो अब नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे किसकी हेल्प से, क्योंकि हम यहाँ पर निकालें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, तो हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, इससे हमारे क्या आ जाएगा, इससे हमारे ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएंगे, ठीक है। फिर नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट इंटू वॉल्यूम क्या होगा हमारा, ये हमारा होगा रिक्वायर्ड वेट, इससे हमारा क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड वेट आ जाएगा, है ना। फिर हमें पता चल जाएगा कि हमारे को 63 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड चाहिए किस काम के लिए, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 0.5 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ 2 लीटर ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। इतना आसान होता है ये। बेसिकली हमने क्या करा है, हमने जो उसका वेट है, मोलर वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर, ये मेरा क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, है ना। जब मैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को क्या कर दूंगा, बेसिकली मैं सॉरी मेरा ग्राम इक्विवेलेंट नहीं है, मेरा ये वो आए हैं इक्विवेलेंट वेट आया है ना, इक्विवेलेंट वेट आया, ठीक है भाई। अब जब मैं इक्विवेलेंट वेट को क्या करूँगा, बेसिकली अपने मोलर वेट से डिवाइड कर दूंगा, मोलर वेट से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ जाएंगे, है ना। और जब मैं क्या करूँगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर यूनिट वॉल्यूम होता तो क्या आ जाएगी मेरे पास, नॉर्मेलिटी आ जाएगी। तो यहाँ से मैं चीज़ों को निकाल सकता हूँ इजीली, मैं फॉर्मूला भी दे रखा है। बस इतना था, स्पीड में ज़्यादा कुछ खास इसमें है नहीं, ज़्यादा मुश्किल है नहीं, सही बताऊँ तो कि हम सोचना कि ज़्यादा मुश्किल भी है। जैसे पूछा है कैलकुलेट दी हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट आर नीडेड टू प्रिपेयर 50 ml ऑफ 2 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी है। क्या निकालना है हमारे को ग्राम्स निकालने हैं। तो क्या करेंगे, पहले तो हम देखते हैं कि ये, पहले मुझे बताओ NaOH का मोलिकुलर वेट क्या होता है, 40 होता है, पता ही है हमारे को। तो मोलरिटी हमें यहाँ पे क्या दे रखी है, मोलरिटी देखते हैं, मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम दे रखा है ml, तो क्या बोल रहा है मैं, वॉल्यूम ml देखो तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये चीज़ हमें काम आ रही है। अब मुझे बताओ नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं। नंबर ऑफ मोल्स होते हैं हमारे, अब यहाँ पे नंबर मोल्स किसके, नंबर मोल्स हमें हैं सॉल्यूट के। तो नंबर मोल्स सॉल्यूट का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो हम मोलर मास किसका लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, हम यही क्या हमारा सॉल्यूट है ना। तो अब ऊपर क्या आएगा, गिवन मास आएगा x जो कि हमें निकालना है, और नीचे क्या आएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि 40 इंटू वॉल्यूम कितना दे रखा है, 50 इंटू 1000 ऊपर आएगा, है ना। ब्राउन में मोलरिटी का दे रखी है हमारे को 0.2 दे रखी है। अब यहाँ से एक 0 से 0, इससे ये कट जाएगा, तो ऊपर दो 0 कट जाएंगे हमारे, है ना। फिर 4 5 से क्या होता है 20, तो 0.2 इंटू 20 ब्राउन में क्या होगा मेरा 10x होगा ऐसे। अब इस 0 से ये 0 कट सकता है बहुत ईजिली, क्या आ जाएगा मेरा 0.4x आंसर आ जाएगा, यानी कि मेरे को 0.4 ग्राम चाहिए किसका, NaOH का, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 0.2 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड।
यहाँ पे दिखा नहीं रखा क्या, डी वाला है ना हमारा। हाँ देखो ये आंसर आ गया ना हमारा, ऐसे करते हैं हम इसको, है ना, बहुत ईजी होता है। आई होप यहाँ सब समझ में आया हो। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और फॉर द PDF आप गिवन लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। आई होप सब समझ में आया हो आपको। थोड़ा जल्दी हो रहा है क्योंकि आपको पेपर आने वाला है इस वजह से, है ना। थैंक यू एंड ऑल दी बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। फोड़ कर आना एकदम फोड़ के। बाय बाय।